बच्चों, आप सभी लोगों का ग्लोबल आइडिया यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का भाग 13 हल करेंगे, जो कि ITI द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए है। अगर ये क्वेश्चन आपको PDF के रूप में चाहिए तो PDF डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या होगा, www.globaliti.org पे जाके विजिट करना होगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 251 देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में, प्रभाव क्या होता है यदि संकेंद्रित बाइंडिंग के पूरा होने के बाद स्प्लिट फेज मोटर में कुछ स्लॉट बिना बाइंडिंग के छोड़े गए हैं ना। कह रहा है कि संकेंद्रित जो बाइंडिंग होती है, कंसेंट्रिक बाइंडिंग भी इसको बोलते हैं। कह रहा है कि अगर मान लीजिए हमारी क्या है, ये हमारी वाइंडिंग है, ठीक है। कह रहा है कि अगर हम बीच के कई स्लॉट क्या कर दें, छोड़ दें, ठीक है, एक दो स्लॉट हम क्या करें, छोड़ दें, तो क्या प्रभाव होगा, है ना। जानते हैं कि एक ग्रुप में क्या होता है, कई कॉइलें होती हैं, ठीक है। कई कॉइलों से हमारा क्या होता है, एक ग्रुप बनता है। अगर हम बीच के स्लॉट छोड़ देते हैं तो हमारी मोटर जैसे रन कर रही थी उसी प्रकार रन करेगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है समान रूप से काम करता है, बी दिया है गति में कमी, और सी दिया है टार्क में कमी, और डी दिया है बहुत तेजी गति से दौड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, समान रूप से काम करता है, जैसे पहले काम करता था उसी प्रकार काम करेगा। चूंकि इस ग्रुप में जितनी भी कॉइलें होंगी सबका केंद्र क्या होगा, सेंटर पॉइंट एक ही होता है। और अगर बीच में हम कोई स्लॉट छोड़ भी देते हैं तो जैसे वो रन कर रहा था उसी प्रकार क्या करेगा, रन करेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है सार्वभौमिक मोटर की गति नियंत्रण के अपकेंद्रीय स्विच विधि में रेडियो व्यतिकरण को कैसे दबाया जा सकता है। रेडियो व्यतिकरण की बात किया है, हम देखे होंगे गति नियंत्रण की विधि किसकी, यूनिवर्सल मोटर की। तो यहाँ पे क्या होती है, हमारी अपकेंद्रीय स्विच होता है, यहाँ पर हम रजिस्टर लगाते हैं ना। अगर रेडियो व्यतिकरण को कम करना होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैपेसिटर यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, हमारी फील्ड बाइंडिंग होती है, और ये हमारी क्या है, आर्मेचर है, और ये हमारा क्या है, न्यूट्रल है, और ये हमारा फेज, ठीक है। हम जानते हैं कि गति नियंत्रण में अगर मान लीजिए यहाँ पे हम क्या किए, ऐसा ही होता है ना, गति नियंत्रण के लिए ऐसे ही हम लगाते हैं अपकेंद्रीय स्विच को ना। इसके समांतर में एक क्या होता है, रजिस्टर होता है, और एक क्या होता है, कैपेसिटर होता है ना। तो अगर हमें रेडियो व्यतिकरण को कम करना होगा तो हम करते क्या है कि इस रजिस्टर के स्थान पे हम क्या करते हैं, कैपेसिटर क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। रेडियो व्यतिकरण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस रजिस्टर के स्थान पे एक कैपेसिटर और लगा देंगे। मान लीजिए C1 है तो ये क्या करेंगे, C2। जबकि स्पार्क को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्या करते हैं, स्पार्क को कम करने के लिए, ठीक है, ये तो गति नियंत्रण का मेथड है, स्पार्क को कम करने के लिए कैपेसिटर लगाते हैं। बाकी अगर हमें रेडियो व्यतिकरण को कम करना हुआ तो इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, एक कैपेसिटर और लगा देंगे, जो कि होगा क्या, C2 होगा। तो इस अपकेंद्रीय स्विच के समांतर में दो कैपेसिटर हम यूज करके रेडियो व्यतिकरण को क्या करते हैं, कम करते हैं, किसमें, सार्वभौमिक मोटर की गति नियंत्रण में, ठीक है। तो ए दिया है अपकेंद्रीय स्विच के दोनों ओर संधारित्र जोड़कर, बी दिया है अपकेंद्रीय स्विच के साथ श्रेणी में संधारित्र को जोड़कर, और सी दिया है कंपनसेटिंग वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ जोड़कर, और डी दिया है अपकेंद्रीय स्विच के साथ श्रेणी में एक इंडक्टर को जोड़कर। तो अपकेंद्रीय स्विच के समांतर में दो संधारित्र को हम जोड़कर रेडियो व्यतिकरण को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अल्टरनेटर में EMF फेज की गणना करने के लिए, EMF प्रति फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहां पर होगा आदर्श या आइडियल। आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ प्रति फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग
किया जाता है। ए दिया है E बराबर 5ft अपान 2.22, बी दिया है E बराबर 5ft अपान 4.44 और सी दिया है 2.22 5ft और डी दिया है E बराबर 4.44 5ft। ठीक है, जो आइडियल अल्टरनेटर होता है ना, आइडियल अल्टरनेटर में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, एक हमारा होता है पिच फैक्टर ना, इसका मान हम यूनिट लेते हैं। जब कभी अल्टरनेटर हमारा आइडियल की बात करेगा तो ये क्या होगा, यूनिट होगा। क्या होगा, यूनिट होगा ना, क्या डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और पिच फैक्टर का मान क्या होगा, यूनिट होगा। और अल्टरनेटर में ईएमएफ प्रति फेज का सूत्र होता है E बराबर क्या होता है 4.44 KD KC या इसको बोल सकते हैं KP ना, और 5mft होता है। ये हमारा फार्मूला है ईएमएफ प्रति फेज का। लेकिन अल्टरनेटर की बात करेगा तब, अगर आइडियल अल्टरनेटर की बात करेगा तो वहां पर इसका मान क्या रख देंगे, यूनिट रखेंगे, अर्थात एक रख देंगे, तो ये हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5ft हो जाएगा या 5mft हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, E बराबर क्या दिख रहा है 4.445ft, जहां T हमारा क्या है, टर्न है, T हमारा क्या है, टर्न है, F क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, F क्या है हमारी, फ्रीक्वेंसी है, और फाई क्या है, फ्लक्स है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। आइडियल की बात करेगा तब ये यूनिट मानेंगे, जब केवल अल्टरनेटर की बात करता तब क्या करते, E बराबर 4.44 KD KC 5mft हो जाता। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा को ज्ञात करने के लिए या खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। ए दिया है कार्क स्क्रू नियम, बी दिया है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, सी दिया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और डी दिया है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। देखिए, चाहे एसी जनरेटर हो, अल्टरनेटर हो, या कह लें डीसी जनरेटर हो ना, सबके आर्मेचर में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो क्या होता है, वो फैराडे के नियम के अनुसार उत्पन्न होता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार उत्पन्न होता है, चाहे वो डीसी जनरेटर हो या अल्टरनेटर हो। ठीक है, और वो जो उत्पन्न होता है ईएमएफ होता क्या है, वो एसी होता है ना। ईएमएफ जो आर्मेचर में उत्पन्न होता है वो फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार उत्पन्न होता है, चाहे वो जनरेटर डीसी जनरेटर हो या एसी जनरेटर हो। ठीक है, जब ईएमएफ एसी होगा तो दोनों में जो अगर हम ज्ञात करने की बात करेगा क्या, ईएमएफ की डायरेक्शन ना, ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने की बात करेगा, तो वहां पे हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम द्वारा हम क्या करते हैं, उसकी दिशा को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, क्योंकि उसके आर्मेचर में क्या उत्पन्न हो रहा है, एसी उत्पन्न हो रहा है, जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है एसी उत्पन्न हो रहा है, और दोनों में क्या होता है, डीसी जनरेटर हो या एसी जनरेटर हो, वो उसमें जो होता है ईएमएफ की जो दिशा होती है उसको ज्ञात करने के लिए हम किसका नियम उपयोग करते हैं, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया है अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है ना, ए दिया है स्टेटर, बी दिया है उत्तेजक, सी दिया है मुख्य ध्रुव रोटर, और डी दिया है चिकना बेलनाकार रोटर। देखने में लग रहा है ना, क्या है, ये रोटर है कि नहीं, देखने में क्या लग रहा है, ये रोटर है ना, और चूंकि इसमें क्या दे जा रहा है, देख रहे हैं पोल बना हुआ है, बने हैं कि नहीं बने। ठीक है, और ये क्या है, हमारा पोल है, ये क्या है, कोर है ना। और इस रोटर की संरचना कैसी है, बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है, नहीं है
नहीं ना है, देखने में नहीं लग रहा है कि ये सिलेंड्रिकल है, चूंकि ये बेलनाकार नहीं है। तो है कैसा, ये है जिसको बोलते हैं हम क्या, सेलिएंट पोल टाइप क्या है, रोटर है ना, या आप बोल सकते हैं इसको क्या, सी मुख्य ध्रुव रोटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, सही होगा, है ना। अगर इसका आकृति क्या रहती, बेलनाकार रहती, तो हम यहाँ पे कह देते हैं सिलेंड्रिकल रोटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, सही होगा ना, सेलिएंट पोल टाइप रोटर होगा ना, सेलिएंट पोल क्या हो जाएगा, रोटर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है अल्टरनेटर के ईएमएफ समीकरण की गणना करने का सूत्र क्या है। यहाँ पे आइडियल की बात नहीं किया है, ईएमएफ समीकरण की गणना करने के लिए सूत्र, जबकि हम जानते हैं ई बराबर क्या होता है, 4.44 KD KC φm एफ टी, जहाँ टी टर्न है, एफ फ्रीक्वेंसी है, φm मैक्सिमम फ्लक्स है, KC क्या है, पिच फैक्टर है, और KD क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया है ई बराबर 4.44 KD KC T φm, एफ यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। बी दिया है ई बराबर 2.22 KD KC एफ φm, ठीक है, ये भी तो गलत होगा। सी दिया है ई बराबर 4.44 KD KC एफ φm ना, और डी दिया है ई बराबर 1.11 KD KC एफ φm। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे टी भी रहना चाहिए। ठीक है नहीं, और ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्या, ई बराबर 4.44 KD KC एफ φm टी, है ना। अगर ये रहता और यहाँ पर अगर ये होना चाहिए, है ना, अगर यहाँ पे एफ रहता तो ये भी क्या हो जाता, सही हो जाता, फ्रीक्वेंसी रहता तो क्या हो जाता, सही हो जाता। तो यहाँ पे हम देख लेंगे क्या, ऑप्शन नंबर हम सी को सही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर टी रहता तो यही क्या होता, सही होता ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा, क्योंकि हम जानते हैं ई बराबर क्या होता है 4.44 KD KC φm एफ टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है। अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है, ए दिया है केवीए, बी दिया है किलोवाट, और सी दिया है मेगावाट, और डी दिया है केवी। तो अल्टरनेटर को जो रेटेड किया जाता है वो केवीए में किया जाता है, क्योंकि इसका जो पावर फैक्टर होता है वो किस पर डिपेंड करता है, लोड पे डिपेंड करता है, और ये इसकी जो शक्ति होती है वो क्या होती है, आभासी होती है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको केवीए में, इसकी रेटिंग केवीए में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनियमन की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेशन की बात किया है, वोल्टेज रेगुलेशन का सूत्र की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है ना, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए बोल रहा है ना। तो वोल्टेज रेगुलेशन अल्टरनेटर के केस में होता है, वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू होता है VNL माइनस VFL अपान VFL इंटू 100 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लें, ए दिया है VFL माइनस VNL अपान VFL इंटू 100, बी दिया है VNL माइनस VFL अपान VFL इंटू 100, और सी दिया है VNL माइनस VFL अपान VNL इंटू 100, और डी दिया है VFL माइनस VNL अपान VNL इंटू 100। यहाँ पे हम जानते हैं वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है VNL माइनस VFL अपान VFL इंटू 100 होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे।
कह रहा है कि 1000 आरपीएम स्पीड दिया है, n बराबर 1000 दिया है, पोल दिया है 6 ध्रुव वाले, एक अल्टरनेटर की आपूर्ति आवृत्ति क्या है। 1000 आरपीएम पर 6 ध्रुव वाले एक अल्टरनेटर की आपूर्ति आवृत्ति क्या है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी की बात किया है, क्या सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या है ना। तो अब यहाँ पे दे दिया है पोल क्या है 6 है, चूंकि स्पीड n बराबर हम जानते हैं क्या है, n बराबर 120 f बाई क्या होता है p होता है। तो यहाँ से f निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू हो जाएगा NP अपान 120 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे n का मान क्या है 1000 है, p दिया है 6/120 है ना, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यह बराबर क्या होगा 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ पे A दिया है 25 हर्ट्ज, B दिया है 40 हर्ट्ज और C दिया है 50 हर्ट्ज और D दिया है 60 हर्ट्ज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C हमारा सही होगा 50 हर्ट्ज ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पचास हर्ट्ज की आवृत्ति पर दो ध्रुव वाले अल्टरनेटर की गति की गणना करें। जहां पे 2 पोल दे देगा, P बराबर 2 दे दे ना, और यह बराबर 50 दे दे ना। देखिए अगर 2 पोल कहेगा, जहां पे ध्रुव 2 होंगे वहां पे स्पीड जो हो जाती है वो आती है 3000, इसको हमेशा याद रखेंगे। जहां पे 4 दे देगा, P बराबर जहां 4 दे देगा और आवृत्ति 50 हर्ट्ज दे, तो वहाँ पे n का मान जो आएगा वो कितना आएगा 1500 आएगा, ठीक है। निकालने के लिए आप निकाल भी सकते हैं, क्या होगा n बराबर होता है 120 f अपान p होता है। तो यहाँ पे निकाल लेंगे आप क्या 120 50, पोल का मान कितना दिया है 2 दिया है, तो यहाँ से निकल जाएगा ना, कितना आएगा 2 छक्के 12 आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6/25 हो जाएगा, मतलब 3000 ना। तो A दिया है 1500 आरपीएम, B दिया है 2500 आरपीएम और C दिया है 3000 आरपीएम और D दिया है क्या 6000 आरपीएम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n का मान कितना है 3000 आरपीएम, तो ऑप्शन नंबर C हमारा क्या हो जाएगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 2 अल्टरनेटरों के समांतर प्रचालन के डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझ जाते हैं। देखिए होता क्या है, 2 अल्टरनेटर का समांतर प्रचालन के डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में क्या होते हैं बुझ जाते हैं। देखिए समांतर प्रचालन के लिए शर्त होती है, एक तो शर्त होती है कि दोनों अल्टरनेटर का फेज क्रम क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, दूसरा सप्लाई वोल्टेज टर्मिनल सप्लाई वोल्टेज भी क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, और तीसरा होता है दोनों अल्टरनेटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है वो भी क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए। 3 शर्तें होती हैं, फेज क्रम, टर्मिनल वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये तीनों क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए। अब जानते हैं कि 2 अल्टरनेटर हैं है ना, एक तो होगा ग्रिड वाला जो पहले से चल रहा होगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं रनिंग वाला अल्टरनेटर। अब दूसरे को हम क्या करेंगे इससे जोड़ेंगे है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे इनपुट बोल सकते हैं, इनपुट वाला अल्टरनेटर जिसको हमने इसको जोड़ने के लिए यूज किया ना, इनपुट जनरेटर भी बोल सकते हैं, जिसको मैंने लगाया ना समांतर में, इसको क्या किया लगाया, एक तो पहले से काम कर रहा था, अब लोड के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, जैसे मुझे क्या शुरू में मुझे 10 kVA का कोई एक अल्टरनेटर था, ठीक है, और 10 kVA का कोई अल्टरनेटर था, अब इस पर लोड क्या हो गया अधिक हो गया, 10 kVA से क्या हो गया लोड अधिक हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मुझे एक और अल्टरनेटर की आवश्यकता पड़ती है। उस कंडीशन में
हम कुछ शर्तें देखते हैं जिनमें क्या होता है, फेज क्रम की बात होती है, टर्मिनल वोल्टेज की बात होती है, और क्या होती है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी की बात होती है। ये चीजें अगर सेम हैं तब हम क्या करते हैं, दोनों अल्टरनेटर का समांतर प्रचालन करते हैं। अब डार्क लैंप मेथड में कह रहा है कि लैंप किस स्थिति में बुझ जाते हैं। अब देखिए होगा क्या, जब ये क्या होंगे, इनकी टर्मिनल वोल्टेज भी समान होगी, फेज क्रम भी समान होंगे, ठीक है, और सप्लाई आवृत्ति समान होगी। उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे टर्मिनल ये लैंप क्या होंगे, बुझ जाएंगे। क्योंकि दोनों से क्या मिलेगा, मान लीजिए इससे आर फेज मिल रहा है और इससे भी आर फेज मिलेगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा जो लैंप होगा उस कंडीशन में बुझ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लें, ए दिया है टर्मिनल वोल्टेज बराबर है, बी दिया है वोल्टेज और आवृत्ति बराबर है, और सी दिया है वोल्टेज और पावर रेटिंग बराबर है, और डी दिया है दोनों अल्टरनेटर में आवृत्ति समान होती है। तो वोल्टेज और आवृत्ति जब बराबर होंगी तब उस कंडीशन में डार्क लैंप मेथड में क्या हो जाएगा, उस स्थिति में लैंप हमारे क्या हो जाते हैं, बुझ जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए दिया है अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करें। देखिए आर्मेचर रिएक्शन तीन प्रकार का होता है, एक डीमैग्नेटाइजिंग, एक मैग्नेटाइजिंग और एक होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ठीक है। तो डीमैग्नेटाइजिंग जो प्रभाव होता है ना, उसको अगर कम करना है ना, तो उसके लिए करना क्या होता है, हम फील्ड को अधिक उत्तेजित करते हैं, जिससे वो प्रभाव क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे ए दिया है, ऑप्शन क्या दिया है, अल्टरनेटर की गति को कम करना, बी दिया है फील्ड उत्तेजना धारा को कम करना, और सी दिया है फील्ड उत्तेजना धारा में वृद्धि। तो फील्ड उत्तेजना धारा को अगर हम बढ़ा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होता है, कम हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंक्रोनोस्कोप का उपयोग क्या है। ए दिया है आउटपुट वोल्टेज को समायोजित करे, बी दिया है फेज अनुक्रम समायोजित करे, और सी दिया है आपूर्ति आवृत्ति समायोजित करे, और डी दिया है समानता के लिए तुरंत संकेत दे ना। देखिए होता क्या है, दो अल्टरनेटरों का जब हम समांतर प्रचालन करते हैं ना, समांतर प्रचालन जब हम करते हैं तो होता क्या है कि उनमें हम कई प्रकार की शर्तों का जांच करते हैं, ठीक है। तो कई प्रकार की शर्तों के जांच करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, सिंक्रोनोस्कोप का हम यूज करते हैं। तो ये क्या करता है कि जब शर्तें सही होती हैं तो ये क्या करता है, संकेत देता है कि ये जो भी शर्तें हैं दोनों जनरेटर या अल्टरनेटर के समांतर प्रचालन की, ये क्या है, सही है। तो समानता के लिए क्या करता है, तुरंत संकेत देता है, क्या, सिंक्रोनोस्कोप। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरणों का नाम क्या है। तो जो अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तेजक या एक्साइटर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही, सी ए सही होगा, ठीक है। इन्वर्टर का तो उपयोग करते नहीं है, चूंकि उत्तेजक अगर छोटे जनरेटर की बात करें या डायनेमो जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे भी क्या करते हैं, एक्साइटर यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, हमें डीसी सप्लाई देता है फील्ड को एक्साइट करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। कन्वर्टर उपयोग नहीं करते हैं, सिंक्रोनाइजर भी उपयोग नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अगला देखेंगे, अल्टरनेटर में डैम्पर बाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। देखिए जब अल्टरनेटर हमारा चलता है तो कभी क्या होता है, लोड में वेरिएशन आता है, चलते वक्त कभी लोड घट बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि वहाँ पर हमारा जो रोटर होता है, जब लोड में वेरिएशन आता है तो रोटर में क्या उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होने लगता है। तो उस कंपन को कम करने के लिए हम यूज क्या करते हैं, डैम्पर बाइंडिंग ना। उस कंपन को जब लोड में वेरिएशन होता है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, रोटर में कंपन उत्पन्न होता है, उसको कम करने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, डैम्पर बाइंडिंग उपयोग करते हैं। तो ये दिया है तांबे के नुकसान को कम करता है,
बी दिया है वायु हानि को कम करता है और सी दिया है हंटिंग के प्रभाव को कम करता है। यही तो हंटिंग दोष है, मतलब कि जिसको हम क्या बोलते हैं, रोटर का कंपन होना ना। जब कभी लोड वेरिएशन होता है तो क्या होता है, रोटर हमारा कंपन करने लगता है। यही जो मतलब दोष है या प्रभाव है, वो इसी को हम क्या कहते हैं, हंटिंग इफेक्ट करते हैं। और इसी प्रभाव को कम करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग का। ठीक है, और डी दिया है वोल्टेज विनियमन में सुधार करता है, तो हंटिंग के प्रभाव को कम करता है क्या, डैम्पर वाइंडिंग। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अल्टरनेटर के समांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना है। ठीक है, ए दिया है रेटिंग समान होनी चाहिए, बी दिया है फेज अनुक्रम समान होना चाहिए, और सी दिया है रोटर प्रतिबाधा समान होनी चाहिए, और डी दिया है स्टेटर इम्पीडेंस समान होना चाहिए। देखिए रेटिंग समान हो या न हो, लेकिन फेज अनुक्रम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। टर्मिनल वोल्टेज भी समान होनी चाहिए और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए ना। रेटिंग समान हो या न हो, अगर 10 kVA का है तो 5 kVA का भी समांतर प्रचालन हम कर सकते हैं, लेकिन ये 3 शर्तें होनी चाहिए, क्या, फेज क्रम और टर्मिनल वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अगर ये तीनों समान है तो हम उसको समांतर प्रचालित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, सही होगा। चूंकि टर्मिनल वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी दिया नहीं इस ऑप्शन में, तो यहाँ पे क्या हो जाए, फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूछ रहा है 4 पोल वाले रेटेड वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज की आपूर्ति आवृत्ति के साथ जुड़े अल्टरनेटर की गति क्या है। तो ऐसे देखने में सिंपल सी बात है, मैंने बताया था अभी, जब 2 पोल देगा तो 3000 आरपीएम होगा, जब 4 पोल देगा तो 1500 आरपीएम होगा। निकाल भी सकते हैं, एन बराबर होता है 120 एफ अपान पी होता है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 120 गुणे एफ का मान 50, पोल दिया है 4, तो 4 तिहाई 12, तो 3 पचे 15, 1500 आरपीएम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो अल्टरनेटर के समांतर होने के दौरान 2 लैंप किस हालात में जलते हैं और 1 लैंप बुझ जाता है। ये जो मेथड होता है उसको बोलते हैं डार्क एंड ब्राइट लैंप विधि ना, डार्क एंड ब्राइट लैंप मेथड भी बोलते हैं ना। जब कभी देख लें, ऑप्शन दिया है ए टर्मिनल वोल्टेज बराबर होगी, तब तो होगा नहीं। बी दिया है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बराबर है, और सी दिया है वोल्टेज और फेज अनुक्रम बराबर हैं, और डी दिया है दोनों अल्टरनेटर समान आवृत्ति पर काम करते हैं। ठीक है, तो जब कभी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बराबर होते हैं तब क्या होता है, 2 लैंप जलते हैं और 1 लैंप क्या हो जाता है, बुझ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगर 1 लैंप बुझता है, मैंने अभी पहले भी बताया था कि जब कभी 1 लैंप बुझ जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा डार्क लैंप मेथड यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बराबर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। होता क्या है, टर्मिनल वोल्टेज या आर्मेचर वोल्टेज VA बराबर होता है IA RA ना। कह रहा है कि यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। ए दिया है क्षेत्र प्रतिरोध, बी दिया है आर्मेचर प्रतिक्रिया, और सी दिया है प्रेरक प्रतिक्रिया, और डी दिया है आर्मेचर प्रतिरोध। देखिए होता क्या है, जब कभी लोड बढ़ता है तो उस कंडीशन में आर्मेचर धारा बढ़ती है। आर्मेचर जब धारा बढ़ेगी तो आर्मेचर प्रतिरोध के कारण ऐसा होता है, लोड जब बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा आर्मेचर का ना। उस कंडीशन में आर्मेचर करंट बढ़ेगी। जब आर्मेचर करंट बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या हो जाए, वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, अधिक होगा, जिसके कारण टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, सही होगा, आर्मेचर प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
एसी जनरेटर में डैम्पर बाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? ए हंटिंग को रोकता है, बी दिया है तांबे के नुकसान को कम करता है, सी दिया है नुकसान को कम करता है और डी दिया है हंटिंग के प्रभाव को रोकता है ना। ए दिया है हीटिंग के प्रभाव को, हीटिंग को रोकता है और डी दिया है हीटिंग के प्रभाव को रोकता है। देखिए जो डैम्पर बाइंडिंग करने का उद्देश्य वो यही होता है कि हमारा जो हंटिंग इफेक्ट है उसको कम किया जाए। हंटिंग इफेक्ट क्या है? मैंने पहले भी बताया है कि लोड वेरिएशन के कारण क्या होता है, हमारा रोटर कंपन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हंटिंग इफेक्ट बोलते हैं। उसी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डैम्पर बाइंडिंग का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा, सही होगा। बस बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले क्वेश्चन अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक ना।